आज हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में भी आज कपाट खोले जा रहे हैं। जोशीमठ सिखों का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी आज खुलने जा रहे हैं। यहां प्रबंधन गुरुद्वारा कमेटी और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। यात्रा पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। पहला जत्था 19 तारीख को ऋषिकेश से रवाना हो चुका है। इस बार हेमकुंड साहिब में यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। हर दिन 5000 तीर्थ यात्रियों के दर्शन करने की ही इजाजत है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आएं। उधर चारधाम यात्रा पर कोरोना का भी साया मंडरा रहा है। यात्रा पर आने वाले 56 यात्रियों की मौत हुई है। इन यात्रियों में से 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि बाकी 54 यात्रियों की जान हार्ट अटैक से गई। प्रशासन ने मृतक यात्रियों का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस बीच मृतक श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम से कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। मरने वाले कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव थे। अभी चारधाम यात्रा पर पंजीकरण कराने के अलावा दूसरी कोई बंदिश नहीं है। न तीर्थ यात्रियों की कोरोना की जाँच हो रही है, न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई खास जानकारी ली जा रही है। यात्रा पर कोरोना का साया, मगर शासन के अधिकारी घुमा फिरा कर इस पर जवाब दे रहे हैं। ज़्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं। लोग सडन डेथ है ये, जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं, पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में, 1-2 लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है कि ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। 3 हफ्तों में यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 56 तक पहुंच गया। जाहिर है कि जिस तेजी से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे सरकार के माथे पर बल आ गया है। वहीं सरकार के दावों और मौत के आंकड़ों के बीच कोरोना की एंट्री की वजह से जले पर नमक छिड़कने जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि यात्रा के दौरान लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अब तक तकरीबन 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग को मैनेजमेंट बनाना होगा, बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी, ताकि जो कोविड के पेशेंट हैं वो चारधाम यात्रा पर ना जा सकें। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कोविड के संक्रमित थे। देहरादून से मेरे सहयोगी कस्टोबल ऑरेंज के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम की, जिसके बाधित होने पर तीर्थ यात्री परेशान हुए। तीर्थ यात्रियों का गुस्सा सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ फूट रहा है। अब व्यवस्था से नाराज यात्रियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यात्रियों का गुस्सा चारधाम यात्रा पर हो रही बद इंतजामी को लेकर है। इसी से गुस्साए यात्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से, अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो उस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। यात्री यहाँ पर निरंतर परेशान है। होटल वाले भी ओवर रेट ले रहे हैं, घोड़े खच्चर वाले ओवर रेट ले रहे हैं, डंडी कंडी वाले डंडी जो है 15,000 रुपये में जा रही। जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। और इस बीच चारधाम यात्रा पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए एक फैसला लिया गया है। सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की अब तैयारी की जा रही है। अब टोकन के हिसाब से ही दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें टोकन लेना होगा और उसी के हिसाब से दर्शन किए जाएंगे। ये एक नई व्यवस्था लागू की गई है। चारधाम यात्रा पर भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्था की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें। और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सभी अधिकारियों को दी गई। वहीं रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण का काम कराया जाएगा, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई की जाएगी और पुराने पैदल मार्ग को भी बनाने की कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ टेंडर होंगे और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बीमार होते हैं या डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंशन होता है, तो वो लोग नहीं जा सकते। तो रोपवे का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए जो भी त्रासदी होती है उससे निकलने का इवैक्यूएशन का भी एक साधन है रोपवे। तो हम चाहते हैं कि रोपवे का निर्माण हो, उसकी पूरी तरीके से हम लोग उस पर कार्य करें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है। चारधाम यात्रा मार्गों पर अब मौसम परेशान करेगा। मौसम विभाग की ये बड़ी जानकारी है कि तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जहां ऑरेंज अलर्ट इस बाबत जारी कर दिया गया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर अब मौसम एक परेशानी खड़ी कर सकता है तीर्थयात्रियों के लिए। तो भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और चलिए अब बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने अब डेरा डाल लिया है। दरअसल भाजपा स्टार प्रचारक चंपावत उपचुनाव के लिए पहुंचे हैं। यहां प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास प्रचार करेंगे। रेखा आर्या के साथ यहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी प्रचार में जुटेंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार गए थे और अब ये उपचुनाव चंपावत से है, जहां पर 31 मई को वोटिंग होनी है। और इस बाबत बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी के पक्ष में पहुंचेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बताएं कि किस तरह से ये चुनाव प्रचार चलेगा आगे और आज कौन कौन प्रचार में शामिल होगा या फिर क्या भविष्य की तैयारी है? देखिए, चंपावत उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और आज मुख्यमंत्री दिल्ली में जरूर हैं, लेकिन शाम को वो चंपावत पहुंच जाएंगे। कई ऐसे कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के चंपावत में लगे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर तमाम कार्यक्रम हैं, जनसभाएं हैं और राज्य सरकार के कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें रेखा आर्य है, चंदन रामदास है, जो प्रभारी हैं उपचुनाव को लेकर, उनको प्रभारी बनाया गया था, वो बिल्कुल चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश प्रभारी और जो चुनाव प्रभारी है चंपावत की रेखा वर्मा, उनको प्रभार देकर वो बिल्कुल चंपावत में डटे हुए हैं। और उसी लिहाज से आज 4 दिन के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी चंपावत पहुंचेंगे। तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जो चुनाव प्रचार है उसमें धार देने की कोशिश यहां पर होगी। और एक जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा जल्द ही जारी करेगी। तमाम उसमें दिग्गज नेता होंगे, उत्तराखंड के हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो। और उनके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी चंपावत उपचुनाव में आकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करे। तो ये जरूर मानिए कि पूरी तरह से रणनीति भाजपा की चल रही है और 31 मई को विधानसभा चुनाव होना है, चंपावत में उपचुनाव होना है, उसको लेकर पूरी तरह से रणनीति की जा रही है। और आज भी मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, बनबसा हो, टनकपुर हो, चंपावत हो, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री के आने का भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है, चाहे कहीं ऐसे केंद्रीय मंत्री हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी रिक्वेस्ट की गई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव को लेकर वो प्रचार करें, और ताकि जो एक जीत को लेकर भाजपा जिस तरह से आश्वस्त है वो आंकड़ा एक बड़ा हो, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से मानकर चल रही है कि जीत अवश्य उससे दिख भाजपा रहा की है होगी, विनोद लेकिन जीत की का आंकड़ा कितनी बड़ा करने की गंभीरता यहाँ से पर इस कोशिश चुनाव को लिया जा रहा है। हालांकि सरकार इस वक्त प्रदेश में है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो शैली है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, वो यहाँ भी दिख रहा है। विनोद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी अब बनेगी एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। भूमाफियाओं पर धामी सरकार कसने जा रही है नकेल। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस का ड्राफ्ट मांगा है। जमीनों पर कब्जा करने वालों पर यह एक्शन अब लिया जाएगा। भूमाफिया उन्हें घोषित किया जाएगा। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, बताएं कि ये फैसला लेना क्यों जरूरी है उत्तराखंड सरकार के लिए और किस तरह का बदलाव हम देखेंगे इससे? बिल्कुल, देखिए, आप ये इस बात को मान के चलिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर महाअभियान जारी है और खासकर भूमाफियाओं पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, उसी की तर्ज पर अब धामी सरकार भी राज्य में भूमाफिया एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देशित कर दिया गया है और उत्तराखंड गृह विभाग ने पुलिस से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं और जल्द ही उत्तराखंड में भूमाफियाओं को पर शिकंजा कसने की तैयारी धामी सरकार करने जा रही है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि ज़मीन के कई ऐसे मामले उत्तराखंड में आते थे, तमाम कार्रवाई होती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और अब इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उत्तराखंड में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनेगी, उसके बाद में मुकदमे दर्ज होंगे, तमाम कार्रवाई होंगे और उसके साथ साथ जो भूमाफिया ज़मीनों को कब्जाते हैं उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को जब्त करके नष्ट भी कर दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी अब ये कमी जरूर उत्तराखंड में महसूस की जा रही थी और जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, यानी जो भूमियाओं पर एक शिकंजा योगी सरकार का चल रहा है, उसी की तर्ज पर अब धामी सरकार भी भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और ये भी महत्वपूर्ण। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी द्वारा सोशल मीडिया पर बयान जारी कर भाजपा कार्यकर्ता पर उन्हें बलि का बकरा कहने, उनके बैनर पोस्टर फाड़ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने और प्रचार से रोकने के साथ ही कांग्रेस के कार्यालय न खोलने देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर मातृशक्ति का अपमान करने और लोकतंत्र की हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया। जो अभी मैंने बनबसा में एक ऑफिस खोला, उसको इन्होंने उस मालिक को धमका करके उसका ऑफिस बंद करवा दिया और मैंने फिर दोबारा ऑफिस खोला, उसको भी उसके मालिक को मैंने उद्घाटन कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं मेरे खिलाफ कई अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो इस लोकतंत्र का इतना गंदा नाच हो रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र की भाजपा के लोगों द्वारा हमारी जनता को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहां कई गंभीर आरोप कांग्रेस की प्रत्याशी की ओर से लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की बैठक भी ली। आवश्यक निर्देश भी इस दौरान दिए गए। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है, यहां पर मेडिकल के छात्रों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, फैकल्टी भी लगभग पूरी है, अभी और भी फैकल्टी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सालों से ये कयास लगा रहे जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए,
लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, 100 बच्चों के एडमिशन हो गए और पहला बैच शुरू हो गया। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए था कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है और फैकल्टी की भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सरकार सबको यहाँ देगी। उधर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलडी कर चुके उपाधि धारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से अल्मोड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुलाकात की और प्रदेश में की जा रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। शिक्षक संगठन ने इनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार देश के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्रशिक्षण करवाया गया था। 16 दिसंबर को भारत सरकार और 6 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किए, जिसके क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इन्हें 15 जनवरी को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद में 10 फरवरी को इसे रद्द कर दिया गया।